करते हैं। ये आरसी एकेडमी का 27वां प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो है बाकी के 27 प्रैक्टिस सेट देख सकते हो, है ना। तो ये यूके ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होता है, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, है ना, कनिष्ठ सहायक हो गया आपका पटवारी हो गया, है ना, ग्रुप सी वगैरह, सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहा है हिंदी में सभी 11 स्वर प्लुत ध्वनियाँ बना सकते हैं। तो हिंदी में सभी 11 स्वर प्लुत ध्वनियाँ नहीं बना सकते। इसका कारण समझना आप लोग कि जो हिंदी में क्या है, हिंदी में जो स्वर होते हैं हमारे पास क्या होता है, अ हो गया, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये हमारे पास 11 स्वर है। इन 11 स्वरों में से सारे के सारे स्वर जो है प्लुत ध्वनियाँ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते उसका कारण देखना, और आपको सारे पॉइंट के आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे हिंदी में सभी 11 ध्वनियाँ प्लुत स्वर बना सकते, तो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता उसका कारण मैं अभी बताने वाला हूँ। अ वर्ण और आ दोनों प्लुत ध्वनियाँ बना सकते हैं। अ और आ दोनों प्लुत ध्वनियाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी बताएंगे कि कौन से नहीं बना सकते। छोटी, छोटा और री प्लुत ध्वनियाँ नहीं बना सकते हैं, और ये प्लुत ध्वनियाँ नहीं बना सकते, तो ये भी सही बोल रहा है ना। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, एस और टी जो है इसका आंसर है। लेकिन क्यों है, जरा इसका कारण समझो। हमारे पास जैसे 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों में से आप लोग देखना प्लुत ध्वनि किसे कहते हैं। प्लुत ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसे या तो दूर से पुकारने में प्रयोग किया जाता है, दूर से पुकारने में जिनको प्रयोग किया जाता है वहाँ पे प्लुत ध्वनि का प्रयोग होता है, और या फिर क्या होता है जिसको लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है उसको प्लुत ध्वनि कहते हैं। और एक इसकी परिभाषा देखो तो जिन ध्वनियों को उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत ध्वनियाँ कहते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि जो प्लुत ध्वनि होती है उनको लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है। जब लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है तो इसको आ को बोलोगे तो आ आप बोल सकते हो। जैसे प्लुत ध्वनि हमने कहा कोई शब्द माँ बोल दिया, तो ये तो माँ है, ये प्लुत ध्वनि नहीं है, लेकिन हम इसके पीछे ऐसे करके लगा देंगे, फिर डैश लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है माँ ऐसे करके, तो ये प्लुत ध्वनि है ना। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम को ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे ओम लिखते हैं ऐसे करके, या फिर इसी को ऐसे लिख देते हैं। आप लोग कई जगह देखा होगा, आप लोगों ने ऐसे लिखा जाता है ओम को, है ना। तो ये होता है लिखा हुआ तीन, ये तीन होता है हिंदी का, है ना। तो ओम, तो ओ को जो ज़्यादा लंबे समय तक खींचा जाता है। तो अब आप लोग देखोगे ओ को बोलोगे तो ओ काफ़ी लंबे समय तक बोल सकता है। आ को देखोगे तो आ, इसको भी लंबे समय तक बोल सकता है। अब आप लोग देखो ई को बोलोगे तो ई को जब लंबे समय तक बोलते देखो ये छोटी और ये बड़ी, तो छोटी ई बोलते हैं ई, अब बड़ी होता है ई ऐसे करके। तो अगर छोटी ई को आप लंबे समय तक बोलोगे तो बड़ी ई में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो बड़ी ई में कन्वर्ट होने के बाद ही प्लुत ध्वनि बनाते हैं। तो जो ई होता है वो छोटी कभी भी प्लुत ध्वनि नहीं बना सकती है, बड़ी ही प्लुत ध्वनि बना सकती है। छोटा ऊ को बोलेगा तो देखो ऊ करके ऐसे बोलोगे, लंबे समय तक बोलोगे तो जो छोटा ऊ होता है वो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लुत ध्वनि बनाएगा, ये प्लुत ध्वनि नहीं बना पाएगा। एक री है आपका, री एक ये वाला री होता है, एक ये वाला री होता है, ये होता है दीर्घ री, है ना। तो जब री को आप ऐसे बोलोगे, री ऐसे करके बोलोगे तो दीर्घ री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी प्लुत ध्वनि नहीं बना सकता। तो हिंदी वर्णमाला में 3 स्वर ऐसे होते हैं जो प्लुत ध्वनि नहीं बना सकते हैं। बाकी हिंदी में क्या है, 8 ध्वनियाँ ऐसी होती है जो प्लुत स्वर बना सकते हैं, 8 स्वर ही प्लुत ध्वनियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हिंदी में सभी 11 स्वर प्लुत ध्वनियाँ बना सकते हैं, 11 नहीं बना सकते। कितने बना सकते हैं, 8 स्वर। अ वर्ण तथा आ दोनों प्लुत ध्वनियाँ बनाते, तो और आ दोनों प्लुत ध्वनियाँ बनाते, तो बिल्कुल सही है। छोटी, छोटा ऊ तथा री प्लुत ध्वनियाँ नहीं बना सकते हैं, तो ये तीनों नहीं बना सकते, तो ये भी सही बोल रहा है। तो केवल एस और टी जो सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, क्रियोल हिंदी किन भाषाओं का मिश्रण है? देखो भाई, सबसे पहली बात की जो ये क्रियोल हिंदी है ना, ये क्रियोल हिंदी नई विकसित ध्वनि है, नई विकसित भाषा है, और ये कहाँ बोली जाती है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है, अंडमान निकोबार में बोली जाती है। और इसको जो है कुछ विद्वान क्या मानते हैं, हिंदी की एक बोली मान लेते हैं कुछ विद्वान, है ना, हिंदी की बोली मानते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियोल हिंदी जो है हिंदी भाषाओं का, किन भाषाओं का मिश्रण है, तो इसमें जो एक तो आपकी हिंदी भाषा है, क्रियोल हिंदी में हिंदी भाषा के शब्दों का मिश्रण है, बंगाली भाषा के शब्दों का मिश्रण है, और मलयालम भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, और यही आपकी क्रियोल हिंदी होती है। तो इसका आंसर होगा डी, है ना। किस उपवाक्य के सभी साधारण वाक्य या उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं? स्वतंत्र का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा, सपोज एक वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने कहा राम खेलता है और श्याम दौड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर कोई एक बात हमारी पूरे वाक्य में पूरी नहीं होती, तो उसके साथ जो और वाक्य जब जोड़े जाते हैं तो सारे के सारे वाक्य अपने आप में उपवाक्य होते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा।
और ये वाला भी अपने आप में क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। और जो ये सभी उपवाक्य होते हैं ना, ये उपवाक्य, ये वाक्य जो इसके ऊपर निर्भर नहीं है और ये वाक्य इसके ऊपर निर्भर नहीं है, और ये जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे हम, दोनों उपवाक्यों को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र वाक्य बोलेंगे। तो ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर ये स्वतंत्र वाक्य किसमें होते हैं, केवल संयुक्त वाक्य में होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें मिश्रित वाक्य में, तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है, इसलिए मिश्रित वाक्य में कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। और अगर बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य में जैसे राम खेलता है, ये अपने आप में अलग होता है, और श्याम दौड़ता है, ये अपने आप में। संयुक्त वाक्य केवल एक ही वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो सिंगल है, अपने आप में स्वतंत्र है ना। चलो, उपवाक्य वहां पे होगा ही नहीं है ना, जहां पे क्या होगा, आपका सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा भाई, आप लोग देखो कि पांडु का अर्थ क्या होता है। पांडु का अर्थ वैसे क्या होता है, पीला होता है। पांडु का अर्थ क्या होता है, पीला होता है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखो तो पांडु क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, है ना, विशेषण हो गया। लेकिन हम किसी नाम के लिए भी पांडु को यूज करते हैं, है ना, पांडवों से बना हुआ जैसे पांडु, तो हम नाम के लिए यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में विशेष्य भी हो जाएगा। विशेष्य ऐसे शब्दों के जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो उनको हम क्या है, इसको विशेष्य भी बोल सकते हैं और विशेषण भी बोल सकते हैं पांडु को। तो विशेष्य और विशेषण क्या है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सही मिलान कीजिए। ये देखिए जरा, यहाँ पे सही मिलान करना है। मरने की इच्छा, जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है उसको कहते हैं मुमूर्षु, है ना, मुमूर्षा कहते हैं, मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा कहते हैं। दूसरा है आपका वह काव्य जिसका अन्याय हो सके। जिसका अन्याय हो सके मतलब जो काव्य ऐसा होता है जो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा होता है लिखा हो कि जिसको मतलब लोग समझ सके, उसी को कहते हैं ना अन्याय हो सके। तो वो रूपक होता है ना, मतलब उसका रूप जो है, जो मतलब अच्छे वर्ड जिसमें हो डालो है ना, जैसे आपने रूपक अलंकार भी देखा होगा, है ना। इसके अलावा लालिमा, लालिमा मतलब, लालिमा का मतलब होता है लाल से बना हुआ। लाल क्या होता है, आपका रक्त होता है, रक्त से बना हुआ रक्तिम। तो लालिमा से जो युक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, रक्तिम बोल देते हैं, है ना। पुलिस या सेना का नया सिपाही, तो पुलिस या सेना में जब भी कोई नया सिपाही भर्ती होता है तो उसको रंग रूट कहते हैं। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जहां भी हो, जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। भाई अगर यहाँ पे देखोगे ना, जहां भी रहो खुशी से रहो, तो यहाँ पे क्या है कि खुशी से रहो, जो ये रहना है ना, रहने के लिए एक साधन बता रहा है खुशी। तो जहां पे साधन बताया जाता है वहां पे क्या होता है, करण कारक होता है। तो इसका आंसर वैसे तो करण कारक है, लेकिन अगर आप देखोगे जहां भी रहो, कहीं पर रहने की अगर बात करें तो यहाँ पे अधिकरण कारक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अधिकरण नहीं होगा। जब ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें मतलब दो कारक भी हो सकते हैं तो एक ही ऑप्शन देता है आपके पास, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी क्या करना है, हमने सही मिलान करना है। यहाँ पे देखो सही मिलान कीजिए। विड़ौजा, मतलब विड़ौजा का मतलब क्या होता है, विड़ौजा किसका पर्यायवाची है। तो ये यहाँ पे जो है पर्यायवाची पूछ रहा भाई, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो मतलब जो विड़ौजा हो किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं विड़ौजा, है ना। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है केसरी, है ना। मछली का पर्यायवाची होता है सफरी, सफारी भी होता है कहीं लिखा लेकिन सफरी ज्यादा मिलेगा। और कमल का पर्यायवाची होता है इंदिवर। तो ये सारे के सारे जो है ये पर्यायवाची हैं, तो इनको ध्यान रखना। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, मतलब इनमें से किनके नाम पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं के नाम क्या पुल्लिंग होते हैं। आप लोग देखना, आप बोलोगे कि यह कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा है। वह कौन सी भाषा है, तो कौन सी भाषा, अगर पुल्लिंग तब होता है जब बोलते हैं यह कौन सा भाषा है। तो ऐसा नहीं बोलते तो इसका नाम जो है पुल्लिंग नहीं होता है, स्त्रीलिंग होता है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आप लोग गंगा नदी, यमुना नदी, है ना। कुछ नदियों के विवाद होता है लेकिन ज्यादातर स्त्रीलिंग ही होता है ना। तिथियों के नाम मतलब कि कौन सी तिथि है, तो कौन सी तिथि है ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कौन सा तिथि है। तो तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। दिनों के नाम, जैसे दिनों का कौन सा दिन है, तो ये पुल्लिंग होता है, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं हमेशा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से जयशंकर प्रसाद के कौन से उपन्यास हैं। इनमें से कौन से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो देखो भाई अगर आप देखोगे यहाँ पे कंकाल, कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यहाँ पे देखोगे चोटी, यहाँ पे चोटी होगा भाई, छोटी नहीं है ये, चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तितली रचना जो है आपकी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अलका रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। इरावती, इरावती रचना देखें तो ये जयशंकर प्रसाद की है। चतुरी चमार, चतुरी चमार भी आपकी किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने देखना था जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तो 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5 मतलब डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे, जब कोई सरकारी पत्र, देखो क्या कह रहा हो, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, जब कोई सरकारी पत्र हो, सरकारी पत्र ज्ञापन हो, कार्यालय ज्ञापन हो,
एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? कुल मिला के जैसे होता नहीं कि कोई एक ही मतलब कोई लेटर है ना, और वो लेटर जो है एक ही कार्यालय से जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजा जाए, जैसे फोटो कॉपी करके भेज सकता है ना, उस टाइप से, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई परिपत्र, है ना, उसे क्या कहेंगे? परिपत्र। तो इसका आंसर तो है अधिसूचना क्या होती है? सरकारी गजट में प्रस्तुत की जाती है, सरकारी कार्यालय का जो स्पेशल फॉर्मेट होता है गजट में, है ना। और आदेश की बात तो आप जानते हो कि अनुस्मरण पत्र क्या होता है? जो याद दिलाने के लिए जो है दोबारा भेजा जाए वो अनुस्मरण पत्र होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखना रचनाएं और संबंधित रचनाकारों के लिए कौन सा सही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पल्लव जो है किसकी रचना है? पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। वेणुलो गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। एक बार आयोवा, अब एक बार आयोवा ये रचना है, ये राजेश जोशी की रचना नहीं है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि एक बार आयोवा ये रचना किसकी है। तो यही वैसे इसका आंसर है डी, लेकिन आप जो यहाँ पे मुझे बताना, कमेंट में जरूर लिखना कि एक बार आयोवा ये रचना किसकी है। ये कई बार ग्रुप सी के पेपर में आ चुका और फिर से आएगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ये एक बार आयोवा रचना आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, कृपा किस शब्द का विलोम शब्द है? कृपा किस शब्द का विलोम शब्द है? तो जो आप लोग देखना भाई, क्रूर हो गया, क्रोध हो गया, कटु हो गया। अगर आप इसकी बात करोगे ना, कोप की, है ना, कोप का मतलब होता है कि मतलब जहां पे जो है अकृपा हो, जहां पे कहीं पे कृपा नहीं होती है उसको कोप बोलते हैं। तो कोप जो है कृपा का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो कौन सा कथन सही है? चौपथी गीत संयोग श्रृंगार होगा, है ना, संयोग श्रृंगार। चौपथी गीत संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है, बिल्कुल सही है ना। चौपथी गीत क्या होता है? संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। चौपथी गीत समूह में गाया जाता है। तो चौपथी गीत समूह में गाया जाता है, आप लोग देखना हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो ऐसे सर्कल में और समूह में इसको क्या किया जाता है? गाया जाता है। चौपथी गीत रवाई, है ना, चौपथी गीत क्या है? रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो बिल्कुल सही है, रवाई जौनपुर जो आपकी यमुना वैली है उस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है ये चौपथी गीत। तो ये तीनों के तीनों इसके सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेष्य क्या है? विशेष्य मतलब इनमें से विशेष्य क्या है? विशेष्य होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। देखो विशेष्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो संज्ञा भी हो सकता है। देखो संज्ञा भी विशेष्य होता है और सर्वनाम भी विशेष्य होता है, लेकिन कारक जो विशेष्य नहीं होता। कारक क्या होता है कि मतलब पहचानने के लिए जो चिन्ह होते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो मतलब डी इसका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से संज्ञा शब्द है जो रंगों के नाम है। जैसे यहाँ पे रंग है, तो रंग क्या है आपके पास? ये हरा क्या है अपना आपके पास? रंग है। तो हरा क्या हो जाएगा? विशेषण। जो रंग होते हैं ना वो क्या होते हैं? विशेषण के नाम होता है ना, विशेषण होता है ना। और विशेषण भी कौन सा? आप लोगों ने एक गुणवाचक विशेषण की बात सुनी, गुणवाचक विशेषण। तो रंग क्या है आपके पास? किसी के गुण की व्याख्या कर रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। पतला देखोगे, पतला मोटा, है ना, पतला मोटा भी आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। किसी के गुण की व्याख्या कर रहा है कि वो कैसा है? पतला है ना। गहरा भी आपके पास क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। गहराई बता रहा है किसी भी चीज की, तो ये भी विशेषण है। लेकिन अगर आप सभा देखोगे तो सभा क्या है आपकी? समूहवाचक क्या है? संज्ञा, है ना। आपने सुना होगा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना। तो ये पे सभा जो है क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे बहुत सारे लोग होने की जो संभावना होती है वहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से अरबी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द कौन सा होगा इनमें से? जैसे आपका हिंदी देखो, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है ना। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। मुहावरा देखोगे तो मुहावरा क्या है आपका? अरबी भाषा का शब्द है। उर्दू देखोगे तो हमने आपको एक शब्द बताया था तुर्की भाषा के, तुर्की के बीबी की लाश, है ना। उसमें क्या कहते हैं? तुर्की के बीबी के क्या कहते हैं? बेगम की चुगली जो है उर्दू में की गई थी। तो ये आपका किस भाषा का शब्द होगा? तुर्की भाषा का शब्द होगा, है ना। तो सी तुर्की भाषा का शब्द होगा। लेकिन ये अरबी भाषा का क्या है? इसमें मुहावरा है, तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना, ओ आउ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और आउ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, दंतोष्ट या कंठोष्ट है। भाई देखो क्या होता है? तालव्य वर्ण क्या होता है? जिनको उच्चारण में जीभ हमारी तालु की तरफ जाती है, जैसे च छ ज झ य, ये तालव्य होता है। मूर्धन्य देखे जिनको उच्चारण में जीभ हमारी मुड़ती है, ट ठ ड ढ अण, इनमें जीभ मुड़ती है तो उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। दंतोष्टय कहते हैं जिनमें दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें दंतोष्टय कहते हैं। और कंठोष्टय कहते हैं जिनमें जो गले और ओंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो कंठोष्टय कहते हैं। तो जो ओ और आउ है इनके उच्चारण में ओंठ और गले दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। कंठोष्टय इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो 18 में क्या करा? मधुर वचन कही कही परितोषी, पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? देखो भाई
क्या है कि इसमें मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, कहीं कहीं शब्द 2 बार आया है। तो आप लोग देखना कि जब भी कोई शब्द 2 बार आता है और उनका अर्थ दोनों बार अलग अलग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई शब्द 2 बार आए और उनका अर्थ अलग अलग ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। और इसी पुनरुक्ति अलंकार को क्या कहा जाता है, विवक्षा अलंकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे विवक्षा अलंकार हो जाएगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो द्वारकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो द्वारकेश का संधि विच्छेद होता है आपका द्वारका प्लस ईस। बहुत सारी जगह जो द्वारिका भी लिखा होता है लेकिन द्वारिका गलत होता है, द्वारका प्लस ईस होता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि संधि में क्या होता है भाई, देखो जहां पे मतलब सजातीय वर्ण मिलते हैं, जहां पे सजातीय वर्णों का मेल होता है वहां पे होती है आपके पास कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी होती है, दीर्घ संधि। जहां पे अ प्लस अ या आ पहले होगा और प्लस के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आता है आपके पास, वहां पे कौन सी संधि होगी, वहां पे होती है गुण संधि, है ना। जहां पे प्लस से पहले अ या आ हो और प्लस के बाद जो है ए आई ओ आओ ऐसे आ जाए, वहां पे होगी आपके पास वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि मतलब प्लस से पहले अ या आ आना चाहिए, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, या तो अ आना चाहिए या आ, और प्लस के बाद क्या आना चाहिए आपको, मतलब ए आई, है ना, ए आई ओ और आओ, इनमें से कोई आना चाहिए। तो आप लोग देखो जब आप इसको तोड़ोगे लोक ऐश्वर्य का, तो इसका संधि विच्छेद होता है लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद है। तो प्लस से पहले क्या है, क आया, क के साथ अ की मात्रा, प्लस के बाद आपका ए आया है ना। अगर आप देखोगे गंगा ऐश्वर्य तो इसका संधि विच्छेद होता है गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। तो इसके भी प्लस से पहले गा मतलब आ आया है और प्लस के बाद इसका भी ए आया है ना। यहाँ पे देखो मंत्र औषधि, तो इसका संधि विच्छेद होता है मंत्र प्लस, इसका होगा मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसमें भी प्लस से पहले त्र मतलब अ आया है और प्लस के बाद अ आया है। तो सब में जो है क्या है, प्लस से पहले ए आई ओ आओ में से ही कोई आया प्लस के बाद, और प्लस से पहले अ या आई आया है ना प्लस के बाद। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के सभी क्या है, इनमें से वृद्धि संधि के ही क्या है, उदाहरण है। चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कह रहे जैसे 21वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कौन सा इनमें ऐसा है कि जो इसके समान है चारों में से। तो यहाँ पे देखो अगर हम 9 देखें तो ये क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है और इसमें भी 3 का भाग जाता है। तो ये देखो इस तरीके सारा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 18 में 3 का भाग जाता है। तो यही आपका इसके जैसे लग रहा है। बाई चांस और भी देखो जरा, और अगर इसके जैसे मिलते हैं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इसमें 3 का जाता है तो देखो इसमें 3 का नहीं जाता, इसमें भी 3 का नहीं जाता, इसमें 3 का जाता तो इसमें 3 का नहीं जाता, है ना, इसमें भी 3 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, लेकिन इसमें 3 का नहीं जाता, है ना। तो यही है जिसमें सब में 3 का भाग जा रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ये देखो FRIDGE को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। आप देखो इसको ये लिखा जा रहा है तो क्या आ रहा है, F के बाद FG, तो F के तुरंत बाद G आ रहा है, R यहाँ पे तुरंत बाद आ रहा है, R के बाद RST, यहाँ पे 2 जोड़ा तब T आ रहा है, IJKL यहाँ पे 3 जोड़ा तब L आ रहा है, यहाँ पे देखो DEFGH यहाँ पे 4 जोड़ा तब H आ रहा है, यहाँ पे देखो GHIJKL यहाँ पे 5 जोड़ा तब L आ रहा है, और EFGHIJK यहाँ पे 6 जोड़ा तब K आ रहा है। तो मतलब एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे इसमें करेंगे तो K से आप 1 जोड़ो, KL, E से आप जो है कितने जोड़ोगे, फिर 2 जोड़ोगे, EFG तो G आ जाएगा, T से आप कितने जोड़ोगे, T से आप कितने जोड़ोगे 3, TUVW तो W आ जाएगा, T से आप कितने जोड़ोगे फिर 4 तो UVWX आ जाएगा, इससे कितने जोड़ोगे 5, LMNOPQ Q आ जाएगा, इससे कितने जोड़ोगे 6 तो EFGHIJK तो यहाँ पे K आ जाएगा। तो LGWX देखो LGWXQK तो B इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, यहाँ कह रहा निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो जो भिन्न जोड़ा उसको जोड़ना है, जो भिन्न है उसको हमने जो है मतलब कौन सा है उसको ढूंढना है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे PQRSTU है ना, RSTU TU WXYZ इसमें 3 जुड़ रहे हैं और इसमें केवल तुरंत आ रहा है T के बाद 1 जोड़ने पर ही आ रहा है TU, और यहाँ पर आ रहा है WXYZ है ना। या फिर यहाँ से भी देखो तो UVW यहाँ पे 2 जोड़े, पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़े फिर 3, यहाँ पे देखो MN यहाँ पे 1 जोड़ा, NOP यहाँ पे 2 जुड़े, PQRS यहाँ पे 3 जुड़े, तो ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे देखो DE E से जोड़ोगे EFG 2 जुड़े, FGHIJ 3 जुड़े, तो ये भी इसके जैसा है। अब यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी देख लो PQ 1 जुड़ा, QRST यहाँ पे 1 जुड़ा, यहाँ पे 2 जुड़े, TUVWX यहाँ पे 4 जुड़े, तो यहाँ पे 3 जुड़ने चाहिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे X और Z बहनें हैं, देखो जरा बढ़िया क्वेश्चन है। X और Z बहनें हैं, YZ भाई है,
एस जेड बेटी है, टी एस का भाई है। देखो क्या कह रहा है, एक्स और जेड बहने हैं। ये देखो एक्स और जेड क्या है, बहने हैं। हम क्या करते हैं, जो बराबर का रिश्ता होता है वो बराबर में लिखते हैं, और लड़कियों के लिए माइनस करते हैं और लड़कों के लिए प्लस करते हैं। तो एक्स और जेड क्या है, बहने हो गई है ना, ये हमारे ये क्या होगी, बहने। वाई जेड का भाई है, तो जो वाई है वो जेड का भाई है, तो वाई क्या हो गया आपका, जेड का भाई है, तो प्लस कर दिया हमने, ये भाई बहन हो गया सब। ये इसका भाई आप चाहो तो छोटा सा लिख सकते हो, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भी हम बराबर में लिखते हैं, तो ये भाई इसका भाई हो गया है ना। आगे कह रहा है एस जेड की बेटी है, तो जो एस है वो जेड की बेटी है, तो जेड की बेटी कौन है, एस, तो एस जेड की बेटी है। टी एस का भाई है, तो टी एस का भाई है, तो टी हो गया एस का भाई, तो ये इसका भाई हो गया। टी का विवाह यू से हुआ है, टी का विवाह किससे हुआ है, यू से हुआ है, तो यू मतलब इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब कह रहा है कि वाई का एस से क्या संबंध है, मतलब जो वाई है वो एस का क्या लगता है, तो जो वाई है वो एस का क्या लगता है, भाई ये तो इसकी माँ है और इसके माँ का भाई है, तो उसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। एस का मामा है वाई, तो यहाँ पे पिता दिया है माँ का भाई, माँ का भाई ही मामा होता है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, तो इस सीरीज में मिसिंग मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जरा अच्छे से देखना है, 8 है, फिर 17 है, फिर 36 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे निकालना हमने, फिर 154 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया उसने कि 8 और 8 16, 8 और 9 17, 9 जोड़ दिया इसमें है ना। यहाँ पे देखो 17 में कितने जोड़ दिए उसने, 17 दूनी 34, यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19, ये जोड़ दिया उसने है ना। यहाँ पे क्या किया उसने कि पहले आपका कितना जोड़ा है, 9 जोड़ दिया इसमें ना, 9 है ना, 8 और 9 17 हो गया, 17 में 19 जोड़ा तो 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4 है ना। तो हम जरा इसी टाइप की कोई सीरीज बनाएं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे क्या जोड़ा उसने कि 9 जोड़ा, 9 दूनी 18 और 1 19, यहाँ पे 19 दूनी 38 और 1 39, इसका मतलब यहाँ पे 39 जोड़ने चाहिए। 39 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फिर यहाँ पे 9 जोड़ा, यहाँ पे 19 जोड़ा, 19 दूनी क्या कहते हैं 38 और 1 39 जोड़ा, यहाँ पे 39 दूनी 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78, और एक उसमें और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79, यहाँ पे 79 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 7 और 7 14 1 15, देखो यही आ रहा है, तो यानी कि 75 होना चाहिए था यहाँ पे, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, चिकित्सक उपचार करता है तो न्यायाधीश क्या करेगा भाई, जिस प्रकार चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है, उसी प्रकार न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय देता है, या फिर क्या कहते हैं न्याय देता है, न्याय या निर्णय देता है, तो निर्णय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, देखो भाई सपोज आप लोग देखना कि आने वाला कल, तो ये हो गया आपका, हम ये मान के चले कि ये है आज, ठीक है, ये हो गया आज। वो कह रहा कि आने वाले कल, तो ये हो गया आपका कल, आने वाला कल, कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब 1 2 दिन बाद क्या है, गुरुवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा है ना, गुरुवार का दिन होगा। तो कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले मतलब ये आज है, ये कल था, और कल से 3 दिन पहले 1 2 3, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखो अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ पे सोमवार है, तो सोमवार ये हो जाएगा, तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, तब तो आंसर नहीं आएगा। मंगलवार होता है यहाँ पे, तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो भी नहीं आ रहा। रविवार होता है यहाँ पे, तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो भी नहीं आ रहा। गुरुवार होता है, तो यहाँ पे देखो जो नंबर हम यहाँ पे रख रहे हैं वही रिपीट हो रहा, तो गुरुवार ही इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो चलो देखो जरा, इसमें जरा हम ट्रिक बताते हैं आपको, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। जब इस टाइप का आपका ट्रायंगल होगा तो ये त्रिभुज गिनने हमने ना, तो त्रिभुज तो आपका एक तो ये छोटे छोटे त्रिभुज बन ही रहे, ये देखो फिर बड़े त्रिभुज भी बन रहे हैं, फिर बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है ना। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, कोई आपका फॉर्मूला नहीं लगाना, 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग जो इनके वो लगाना, इनकी जरा नंबरिंग कर लेना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे क्या करा, इस 1 में ये वाला 2 जोड़ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर इस 3 में आपको ये वाला, इसमें ये 2 जोड़ा था, इसमें ये वाला 3 जोड़ेगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर इस 6 में ये वाला 4 जोड़ेगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। इनको आप जोड़ोगे तो 10 और 6 16 17 18 19 20, तो ये हो गया आपका 20 है ना, 20 आ गया। फिर आपको नीचे से देखना भाई, नीचे से देखो, ये 10 हो गया, सॉरी नीचे से आपको क्या करना है, 1 छोड़ के है ना, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के है ना, नीचे से देखना 1 छोड़ के 6 आ जाएगा, और 1 छोड़ के आपका ये 1 आ जाएगा, तो इन दोनों को भी ऐड करना, 6 और 1, तो कितना 20 और 6 26 और 1 27, 27 इसका आंसर होगा। थोड़ा हमने क्लास में तो उसको ठीक करवा दिया था, लेकिन इसमें हो गया था, तो 27 इसका जो भी आपको करवाया था सही वही आंसर होगा, 27 है इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक पासा साधारण पासा होता है, मतलब जो साधारण पासा होता है वो कौन होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन। एक पासा साधारण पासा होता है जब, देखो आप लोग यहाँ पे देखना, मैं 2 पासे बना रहा हूँ, और 2 पासे में मैं मानक पासा, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है, तो साधारण पासा बना रहा हूँ मैं। हमने लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 6 लिख दिया, यहाँ पे 1 4 और 5 लिख दिया, ये साधारण पासा बनाया हमने। साधारण पासे में क्या होता है कि मानक पासे में सारी संख्या अलग अलग होती है, लेकिन साधारण पासे में अलग अलग भी हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है संख्याएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना क्या करा,
जब वह मानक पासा ना हो। तो जो पासा मानक पासा नहीं होता वही साधारण पासा होता है, तो ये सही बोल रहा है। जब उसके आमने सामने की भुजाओं पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर ना हो। बिल्कुल सही है, जो आमने सामने की भुजाओं की संख्या होती है वो 7 के बराबर तब होती है जब मानक पासा होता है, और अगर मानक पासा नहीं है तो साधारण पासा होगा। तो ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। जब उसके अगल बगल की दो भुजाओं पर बनी संख्याओं का योग 7 के बराबर हो। अगल बगल की भुजाओं पर बनी संख्याओं का योग जो 7 के बराबर होगा तो आपका जो है वो मानक पासा होगा। अगर 7 के बराबर ना हो तब 7 के बराबर हो, अगर अगल बगल की भुजाओं का योग अगर अगल बगल की भुजाओं का योग जो है 7 के बराबर होता है तो वो जो है साधारण पासा होता है, और मानक पासा कभी नहीं होता है ना। तो आप लोग देखना यहाँ पे देखो हमने सपोज 5 लिख दिया तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। इनको अगर जोड़ोगे तो आप अगर ऐसा आ जाता तो साधारण पासा होता है। तो ये भी सही बोला, तो सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। तो क्या कहते हैं, अब इसके बाद आप देख सकते हो उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। तो 31 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित छांटना है, ठीक है। तो पहला देखना कि काली और लोहावती का संगम होता है गढ़मुक्तेश्वर, ठीक, तो ये तो आपका सही है। दूसरा देखना कि काली और लदिया का संगम होता है पंचेश्वर। देखो काली और लदिया का जो संगम होता है वो होता है चंपावत के चुका नामक स्थान पर, ठीक है। जबकि पंचेश्वर नामक स्थान पर होता है आपका काली और सरयू का संगम, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा देखना कि काली और कट्टी पानी गाड़ का संगम होता है जौलजीबी। तो जौलजीबी में होता है काली और गौरी का संगम, काली और गौरी नदी का संगम। जबकि काली और कट्टी पानी गाड़ का संगम होता है तालेश्वर जो कि पिथौरागढ़ में है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया आपका। चौथा ऑप्शन देखना कि काली और सरयू का संगम होता है रामेश्वर। देखो काली और सरयू का संगम अभी बताया मैंने, ये होता है पंचेश्वर में, ठीक है। जबकि रामेश्वर में आपका रामेश्वर में आपका होता है सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ पे एक ही सही आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही आपका यहाँ पर सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखना 32, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% वाले जिलों का क्रम बताना है आपको, ठीक है। और अभी आपको पता है कि 18वीं वन रिपोर्ट आई है 2023 की 18वीं वन रिपोर्ट आई है 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक प्रतिशत वाला पूछ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल वाला नहीं, प्रतिशत वाला में देखना यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत आपका जो वन है वो है आपके चंपावत में, उसके बाद है नैनीताल, उसके बाद है पौड़ी और आपका टिहरी में है। इससे पहले जो 17वीं वन रिपोर्ट थी वहां पर जो सर्वाधिक जो 1% वाला जिला था वो था नैनीताल, और अब इस बार चंपावत पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। तो सर्वाधिक 1% वाले जिले आपका है चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी। जबकि सबसे कम 1% वाला जिला अगर पूछे तो आपका सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली में है सबसे कम प्रतिशत वाले, ठीक है। तो प्रतिशत वाले ज्यादा और कम में भी ध्यान रखना। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपका पौड़ी में है, उसके बाद उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली में है। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं, ठीक है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिले पूछे तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत है। तो कम वन क्षेत्रफल वाले जिले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारा जो डाटा ये 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। और इस बार जो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा है हमारे पास, उत्तराखंड में वन है 45.44% हमारे उत्तराखंड में वन है, जो कि पिछले डाटा के अनुसार इस बार कम हो गए हैं, ठीक है। इस बार कम वन हो गए, पिछली बार ज्यादा थे, ठीक। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सही कथन देखो कि पहला देखना खुरपा ताल की आकृति जानवरों के खुर के समान है, ठीक है। खुरपा ताल जो नैनीताल में है इसकी आकृति कैसी है, जानवरों के खुर के समान है। दूसरा देखना कि अष्टकोणीय ताल नर दंपति ताल है। देखो अष्टकोणीय ताल कोई ताल नहीं है उत्तराखंड में, आप कह सकते हैं षष्ठ कोणीय ताल। अगर आपसे ऐसे पूछे कि 6 कोणों वाला या षष्ठ कोणीय ताल, तो ये आपका हो जाएगा डोडी ताल, और डोडी ताल आपका है उत्तरकाशी में, ठीक है। और ये डोडी ताल आपका सुंदर मछलियों के लिए फेमस है, ठीक। दूसरा ध्यान रखना यहाँ पर सुंदर मछलियां यानी कि ट्राउट मछली, कौन सी, ट्राउट मछलियों के लिए फेमस कौन सा ताल है उत्तराखंड में, तो डोडी ताल है और उत्तरकाशी में है। और यहाँ से आपका एक नदी निकलती है अस्सी गंगा जो गंगोरी के पास आपका भागीरथी में मिलती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा देखना कि नंदा देवी मंदिर के पास 7 ताल है, गलत। नंदा देवी मंदिर के पास आपका है वैनीताल जो कि चमोली में है। 7 ताल आपका है नैनीताल में,
नैनीताल में है, और 7 ताल आपके 7 तालों से मिलकर, छोटी छोटी 7 झीलों से मिलकर 7 ताल बना है। और इस ताल का जो आकार है यह है अश्वखुर के समान, अश्वखुर के यानी कि घोड़े के खुर के समान किस ताल का आकार है, तो वह 7 ताल। ठीक है, अगला ऑप्शन देखना कि राजहंस के लिए प्रसिद्ध ताल है मंसूर ताल। ठीक है भाई, राजहंस के लिए जो मंसूर ताल है ये आपका है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सही कि ऑप्शन ए और 4, 1 और 4 सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यहां पर सुमेलित छांटना आपको। देखो, पवाली कांटा बुग्याल, पवाली कांटा बुग्याल आपका टिहरी और उत्तरकाशी की बाउंड्री पर है, यानी कि अगर ऑप्शन ए चुनना पड़े तो हमें टिहरी आपका यहां पर चुनना पड़ेगा। राहाली बुग्याल आपका है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में है। जोराई बुग्याल आपका टिहरी में है, टिहरी। तो यहां पर सही आपका क्या बच गया, दयारा बुग्याल। ठीक है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। और दयारा बुग्याल एक तो आपका मक्खन की होली के लिए फेमस है भाई। ठीक है, गुज्जर प्रजाति के लोग यहाँ पर मक्खन की होली, जिसे अठुड़ होली, मक्खन की होली कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये इस बुग्याल को लोगों के सामने या फिर मानचित्र पर दर्शाने का जो काम किया था वो चंद्रप्रभा ऐतवाल ने किया था। ठीक है, उत्तरकाशी में ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस वर्ष जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए सहकारी विभाग द्वारा जिलेवार वयस्क सहकारी संघों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1980, यानी कि 1980 में सहकारिता विभाग द्वारा जो जिले भर में बेशक सहकारी संघों की स्थापना की गई थी, तो ये आपका 1980 में की गई थी। जबकि 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए जो कार्य स्टार्ट किया राज्य सरकार ने वो 1972 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ जड़ी बूटियों वाला जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1980 वाला और एक 1972 वाला। 1980 वाला ध्यान रखना कि बेशक सहकारी संघों के जो स्थापना की गई थी 1980 में, जबकि सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए जो कार्य स्टार्ट किया गया था वो 1972 में स्टार्ट किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य की पहली चीनी मिल की स्थापना कहां पर की गई। देखो, राज्य की जो पहली चीनी मिल है ये आपकी काशीपुर में बनी थी, और 1936 में इस चीनी मिल का उद्घाटन किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में 10 चीनी मिलें हैं, 10 चीनी मिलें हैं, और इसमें से जो अभी कार्यरत है वो है 8, यानी कि अभी कार्यरत है, टोटल 10 है लेकिन 8 अभी कार्यरत है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि अभी टोटल 10 चीनी मिलें हैं। ठीक है, सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल कहां पर खोली गई, तो फिर आपका क्या आंसर हो जाएगा, बाजपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। यहाँ पर चीनी मिलें दी गई है भाई। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड में 10 चीनी मिलें हैं जिसमें से 8 अभी कार्यरत है। देखो, उत्तम शुगर मिल आपका है रुड़की में, रुड़की। ठीक है, आपका धनश्री एग्रो शुगर मिल है आपका, ये भी रुड़की हरिद्वार में है। ठीक है, और आरबीएन सिंह शुगर मिल, यानी कि आरबीएन के नाम से शुगर मिल जो है आपका, ये आपका हो जाएगी लश्कर में, लश्कर। ठीक है, और ये आपका हरिद्वार में है। ठीक, तो यानी कि आपका यहाँ पर सही छांटना है तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, किसान सहकारी शुगर मिल आपका उधम सिंह नगर में। देखो, चीनी मिल ज्यादा गन्ना कहाँ पर होता है आपको पता है, सबसे ज्यादा गन्ना हमारे राज्य में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल वाले क्षेत्र में होता है। तो शुगर मिल भी आपका यानी कि चीनी मिल भी आपका इसी क्षेत्र में होगी ज्यादातर, रुड़की, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो कभी ऐसे शुगर मिल वाला आए तो आपको सीधे अगर नहीं आ रहा है आंसर तो आप कह सकते, आप लगा सकते हैं, सेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी इनको छोड़कर आप नीचे वाले जिले इनको आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। देखो, चर्म वाद्य यंत्र हुड़की है। ठीक है, हुड़की या हुड़का। ठीक, धतीमा है, साइया है, ढोल है। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं आपके चर्म वाद्य यंत्र। जबकि ऑप्शन बी जो है कसेटी, ये कसेटी आपका हो जाएगा धातु वाद्य या घन वाद्य यंत्र, यानी कि आपका कैसा वाद्य यंत्र, ये धातु या फिर घन वाद्य यंत्र हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखें, एक है बीणाई, बीणाई भी कैसा है, घन वाद्य यंत्र है। खंजड़ी, ठीक है, खंजड़ी हो गया आपका, ये भी आपका कैसा है, घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, आपका घंटा हो गया, मंजीरा हो गया, घुंघरू हो गया। ठीक, घंटा, मंजीरा, घुंघरू और
करताल, ये सारे के सारे आपके घन वाद्य यंत्र है। तो ध्यान रखना आपका यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा घन वाद्य यंत्र है, कौन सा आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है, कौन सा आपका चर्म वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सही कथन देखना कि यहाँ मेले दिए हैं और कौन सा मेला किस जिले में लगता है। देखो क्रांति दिवस मेला आपका रुद्रप्रयाग में लगता है, नहीं, क्रांति दिवस मेला आपका पौड़ी में लगता है, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर यह मेला शुरू किया गया था, ठीक। दूसरा देखना, जेठ पूजे मेला आपका लगता है चमोली में, चमोली में लगता है, ठीक है। तीसरा देखना, बोकनाक मेला आपका उत्तरकाशी में लगता है, यानी कि ये सही हो जाएगा आपका, ठीक। बसंत पुरांस मेला हरिद्वार में नहीं लगता है, ये भी आपका चमोली में लगता है, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। देखो हाथ के आभूषण आपने पढ़े होंगे, अभी नई परीक्षा वाणी आई है उसमें देखना आपका पीछे जो आर्ट एंड कल्चर वाला चैप्टर है वहां पर आभूषण दिए हैं, इस बार बहुत सारे आभूषण दिए हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको सारे याद नहीं करना, कुछ मेन याद करने हैं। जैसे देखना यहाँ पर हाथ में कौन सा नहीं पहनते, देखो बंगीड़ी हाथ में पहनते हैं, पचेली भी हाथ में पहनते हैं, गोखरू भी हाथ में पहनते हैं, देखो गोरख अलग है, ठीक है, और आपका गोखरू अलग है, ठीक। हिरना मैन आपका नहीं पहना जाता है हाथ में, ये आपका पैर में पहना जाता है, ठीक है। पैर के आभूषण अगर मैं बताऊं आपको, एक है आंवला, आंवला ध्यान रखना, ठीक है, आंवला हो गया, सुदमन हो गया, सुदमन यानी कि जिसे क्या भी बोलते हैं, कंडुआ भी बोलते हैं, ठीक है, कंडुआ बोलते हैं, ठीक। आपका पाजेब हो गया, पाजेब यानी कि पायल, ठीक है। दूसरा आपका ध्यान रखना अमृत तार हो गया, अमृत तार, ठीक, अमृत तार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं, इमरती हो गया, ठीक है, इमरती। तो ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं जो आपके पैर में पहने जाते हैं। तो यहां से भी कभी कभी आयोग वाले क्वेश्चन उठा देते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो यहां पर देखना कि गलत राज्य सरकार की पहली पर्यटन नीति, राज्य सरकार की जो पहली पर्यटन नीति है, इसके तहत इको टूरिज्म तथा साहसिक पर्यटन के विकास पर बल दिया गया, ठीक है भैया। जब आपकी पहली पर्यटन नीति आई थी 26 अप्रैल 2001 को, राज्य सरकार की पहली पर्यटन नीति 2001 को आई थी। तो इस पर्यटन नीति में राज्य सरकार ने क्या किया था कि पर्यटन नीति के तहत इको टूरिज्म तथा साहसिक पर्यटन के विकास पर बल दिया गया था, ठीक है। तो ये सही हो गया। दूसरा देखना, दूसरी पर्यटन नीति जो आपकी आई थी भाई 27 सितंबर 2018 को, ठीक है। तो इस पर्यटन नीति में सरकार ने क्या किया था कि पर्यटन नीति में उद्योग का दर्जा दिया पर्यटन को कैसा दर्जा दिया था, उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना किस पर्यटन नीति में सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, तो वो दूसरी पर्यटन नीति थी 2018 वाली, ठीक है। अभी वर्तमान में तीसरी पर्यटन नीति आई, देखना यहां पे देखना कि अच्छा हाँ, इसमें देखना दूसरी पर्यटन नीति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर पर्यटन संबंधी 28 गतिविधियों को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान से पढ़ना पूरी लाइन, ठीक है। चलो तीसरा देखना कि राज्य सरकार की नई पर्यटन नीति जो आई है आपकी 17 मार्च 2023 को मंजूरी मिली थी इसकी, जो दूसरी पर्यटन नीति थी। इसमें क्या किया गया था कि इसमें सरकार ने तीसरी जो पर्यटन नीति थी वो 17 मार्च 2023 को मंजूरी मिली थी। अभी वर्तमान में जो तीसरी पर्यटन नीति है वो 2023 में आई है, ठीक है। यहाँ पर क्या छाड़ना है, गलत छाड़ना है आपका, तो गलत आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नई पर्यटन नीति के तहत, जो नई पर्यटन नीति यानी कि 2023 वाली जो पर्यटन नीति है, इसके तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। देखो 4 श्रेणी नहीं होगी, 3 श्रेणियां होगी, ठीक है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी है। और इसमें क्या है कि श्रेणी ए में कौन कौन से जिले आएंगे, वहाँ के पर्यटन क्षेत्र को रखा गया है। श्रेणी बी में कौन कौन से जिले हैं और वहाँ के पर्यटन क्षेत्र को रखा गया। और श्रेणी सी में आपके कौन कौन से जिले हैं जो उसमें आपका पर्यटन क्षेत्र में उसे रखा गया है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 42 क्वेश्चन, किस स्थान को पहले चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाता था। देखो चौहान पाटा एक नई परीक्षा वाणी में आया आपका, तो इसे कहते थे आपका काठ गोदाम को कहा जाता था भाई पहले चौहान पाटा के नाम से। काठ गोदाम आपका कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कोट द्वार है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी रामनगर को कहते हैं रेमजे नगर, रेमजे नगर, रेमजे नगर या रामजी नगर भी कहते हैं, क्योंकि इस रामनगर को बसाया था रेमजे ने 1850 में। रामनगर को बसाया था रेमजे ने, ध्यान रखना। और रामनगर आपका किस नदी के किनारे हैं, कोसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। बाकी कोसानी को आपको बोलते हैं बलना, कोसानी का नाम क्या है, बलना बोलते हैं। उत्तरकाशी का नाम एक तो बाड़ाहाट है, बाड़ाहाट, ठीक है। और सौम्यकाशी भी बोलते हैं उत्तरकाशी को, सौम्यकाशी, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना,
रामनगर में भारत के पहले आर्य समाज मंदिर, देखो रामनगर में भारत का कैसा आर्य समाज है, पहला आर्य समाज है ये भारत का, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गजानंद छिमवाल के द्वारा, ठीक है। और कब बना था ये, 1875 में। रामनगर कहाँ है, नैनीताल में है, ध्यान रखना ये, ठीक है। दूसरा देखना, सदानंद कुकरेती, सदानंद कुकरेती ने शिलोंग में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी भाई, ठीक है। सदानंद कुकरेती ने शिलोंग में कैसे, कौन सा विद्यालय खोला था, राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है। जबकि देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने ताड़ी खेत जो कि अल्मोड़ा में है, यहाँ पर प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी, प्रेम विद्यालय। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अल्मोड़ा में नहीं है, ठीक है। देखो रामकृष्ण मिशन है अल्मोड़ा में, लाला बाजार है, ठीक है, ब्राइट एंड कॉर्नर है, आर्य समाज मंदिर मैंने अभी बताया था, ये आपका कहाँ है, रामनगर नैनीताल में है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो पहला देखना कि वन अनुसंधान केंद्र, देखो ये एफआरआई की बात नहीं कर रहा है, ये वन अनुसंधान केंद्र आपका जो बना था 2003 में, और ये आपका वन अनुसंधान केंद्र है हल्द्वानी में, तो ध्यान रखना हल्द्वानी में। ये उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन 2002-03 में हुआ था, ठीक है, 2002-03 में, और इसका मुख्यालय है देहरादून में, ध्यान रखना ये। तीसरा देखना कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड जो पर्यटन विकास बोर्ड है इसका गठन आपका हुआ था 2001 में, ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, देहरादून में, 2001 में इसका गठन हुआ था। अच्छा यहाँ पर सही छाड़ना आपको, ऑप्शन डी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपका 1965 में बना था, और ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गढ़वाली भाषा शब्द में गलत, देखो गढ़वाली भाषा शब्द दिए यहाँ पर और आपको गलत छाड़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना पहला ऑप्शन है ओड, ओड खेत को दो हिस्सों में बांटने के लिए होता है, ठीक है। ओड, देखो ओड जो होता है, ओड होता है गढ़वाली में, ओड उसे बोलते हैं जो मकान बनाने वाले कारीगर होते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखो खेत को दो हिस्सों में बांटने वाला जो होता है उसे बोलते हैं ओड़ा, उसे ओड़ा बोलते हैं, ठीक है। जबकि ओड क्या होता है, जो गढ़वाल में जो मिस्त्री होता है, जो मकान बनाता है, जो कारीगर होते हैं मकान बनाने वाले, उसे बोलते हैं ओड, यानी कि आप कह सकते हैं कारीगर, मकान बनाने वाले कारीगर को कहते हैं गढ़वाली में ओड, ठीक है। बाकी गलत छाड़ना, तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया। बाकी और देखना, कलकली कहते हैं किसी के प्रति दया, यानी कि दया, गढ़वाली में कलकली क्या होता है, दया, ठीक है। उंदगार देखना, उंदगार सुबह सुबह पर्वतीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उजाले को, देखो गढ़वाली में उंदकार किसे कहते हैं, जो सुबह सुबह जो पर्वतीय क्षेत्र में उजाला होता है उसे कहते हैं उंदगार, ठीक है। और चौथा देखना कि अंगवाल, अंगवाल क्या होता है, किसी व्यक्ति के गले मिलना, ठीक है। गढ़वाली में अंगवाल क्या होता है कि किसी व्यक्ति के गले मिलना, उसे बोलते हैं अंगवाल, ठीक। चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से कौन सा मंदिर शिव सर्किट में शामिल नहीं है, ठीक है। और शिव सर्किट या फिर इसे हेरिटेज सर्किट भी बोलते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे देखना कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे हिंदू देवी देवता मंदिर है, ठीक है। जबकि हमारे राज्य में जो आपका सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता है उसे बोलते हैं शिव, भगवान शिव को आपको उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता है। वैसे देवता बहुत सारे यहाँ पर मंदिर है, लेकिन भगवान शिव को ज़्यादा यहाँ पर लोग मानते हैं। तो उसके तहत केंद्र सरकार ने एक शिव सर्किट या हेरिटेज सर्किट रखा है, और इस शिव सर्किट या हेरिटेज सर्किट में भगवान शिव के कुल 24 मंदिरों को रखा गया है हमारे उत्तराखंड में। तो 24 मंदिरों में से यहाँ पर मैंने आपको 4 मंदिर दिए हैं, उसमें से एक गलत है, बाकी 3 मंदिर आपका इस शिव सर्किट या हेरिटेज सर्किट में केंद्र सरकार ने रखे हैं। तो देखो दक्ष प्रजापति मंदिर आपका हरिद्वार में है, ठीक है, तो ये भी आपका इसमें शामिल है भाई 24 मंदिरों में। बाकी बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है ये भी इसमें शामिल है। तिम्मन शहर शिव मंदिर जो कि आपका चमोली में है ये भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी यानी कि रघुनाथ घाट मंदिर जो कि टिहरी में है ये आपका इस शिव सर्किट में शामिल नहीं है, यानी कि 24 मंदिरों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो 24 मंदिर कौन कौन से हैं तो ये आपको नई परीक्षा वाणी में आ रखा है, तो वहाँ पर देख लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 48, देखो भगवान शिव की संहारक के रूप में मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये मिले आपका लाखा मंडल से, ठीक है, और ये धनुष्कार मुद्रा में है, धनुष्कार मुद्रा में है, और 8 भुजाएं हैं इसकी, भुजाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना लाखा मंडल से मिली है। बैजनाथ से हमें जो मूर्ति मिली है भगवान शिव की, तो बैजनाथ से हमें मिली है कि बैजनाथ यानी कि बागेश्वर में है शिव मूर्ति, बीरेसन मुर्दा में,
वीर्यासन मुर्दा में हमें बैजनाथ से मिली है भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, जागेश्वर से हमें मिली है जागेश्वर, या फिर आप कह सकते हैं गोपेश्वर। जागेश्वर और गोपेश्वर से हमें भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, नृत्य करते। जबकि केदारनाथ से हमें भगवान शिव की केदारनाथ से हमें भगवान शिव की जो मूर्ति मिली है वो वज्रासन मुद्रा में मिली है। वज्रासन मुद्रा में हमें केदारनाथ से मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखना भगवान शिव की कौन कौन सी मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। चलो नेक्स्ट देखना, ओजी और बादी जाति के द्वारा चैत के महीने में, देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ओजी और बद्दी जाति के द्वारा चैत के महीने में अपने स्त्रियों के साथ अपने यजमान के यहाँ विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं चैती पसारा गीत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना चैत के महीने में पूछा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि ओजी और बद्दी जाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर अपने यजमानों के यहाँ उनके वंश या जाति का गुणगान करते हैं मांगलिक अवसर पर, फिर आपका ऑप्शन क्या होता है, फिर आपका कुलाचार या बिरदावाली गीत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैत के महीने में पूछेगा तो चैती पसारा गीत, और अगर मांगलिक अवसर पर अगर कोई बद्दी और ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाते हैं और वहाँ उनका गुणगान करते हैं तो वो फिर आपका कुलाचार और बिरदावाली गीत हो जाएगा। खुदेड़ गीत, ठीक है, ये खुदेड़ गीत आपका ऋतु गीत है भाई। ठीक, ऋतु गीत बोलते हैं खुदेड़ गीत को, क्योंकि गढ़वाल में या कुमाऊं में, गढ़वाल या अपने राज्य में क्या होता है कि हमारे यहाँ जल्दी से शादी कर देते हैं स्त्री की, तो जब ससुराल होती है तो उसे अपने मायके की याद या पति की याद में कौन सा गीत गाती है, खुदेड़ गीत। ठीक है, पट गीत और चूड़ा गीत, ये आपका उपदेशात्मक गीत है भाई। उपदेशात्मक गीत कौन कौन से हैं राज्य में, पट गीत और चूड़ा गीत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से कौन धातु या गन्धवादी यंत्र है, धातुवादी या गन्धवादी नहीं है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, बिनाई है, कसेटी है, खंजरी है, मशक बीन नहीं है। ठीक है, मशक बीन कैसा है, सुशीरवादी यंत्र है, सुशीरवादी यंत्र। ठीक है, मशक बीन हो गया आपका, रणसिंगा हो गया, अलगोजा बांसुरी हो गई। ठीक है, मोछंग हो गया आपका, ये सारे के सारे, उर्दगम हो गया आपका, ये सारे के सारे कैसे हैं, सुशीरवादी यंत्र है। चलो नेक्स्ट देखना, उत्तराखंड लोक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है, तो उत्तराखंड के जो लोक संगीत पितामह है उसे बोलते हैं चंदर सिंह राही को बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से सर्वाधिक और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले पूछ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है उधम सिंह नगर और सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है आपका पौड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, बिसु, दियाई, नुनाई, जागड़ा, पांचोई और माघ त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है भाई, तो ये मनाती है आपकी जौनसारी जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति मनाती है आपकी बजहर नामक त्यौहार, थारू जनजाति बनाती है। खिचड़ी नृत्य किया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। ठीक है, भोटिया जनजाति, ठीक है, सुरगैन नामक त्यौहार मनाती है भोटिया जनजाति। ठीक है, और राजी जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है गोरा अटावली नामक उत्सव या त्यौहार, गोरा अटावली, या फिर मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति आपका ये भी कौन मनाती है, राजी जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है भाई। देखो अभी नए राष्ट्रीय राजमार्ग आए थे तो उसमें नाम चेंज हुआ था, तो यमुनोत्री देखो, यमुनोत्री आपका हो जाएगा NH 134 पर। ठीक है, जबकि गंगोत्री हो जाएगा आपका NH 34 पर, गंगोत्री। ठीक है, जबकि 107 पर जो NH 107 है यहाँ पर हो जाएगा आपका केदारनाथ। ठीक, जबकि NH 7 जो कि सबसे लंबा, हमारे राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ये बद्रीनाथ जो मंदिर है या बद्रीनाथ है आपका, वो आपका किस नेशनल हाईवे पर है, 107 पर है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको। ठीक है, पिलंगगाड़ परियोजना, देखो पिलंगगाड़ परियोजना आपका भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है और भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में है। ठीक है, जबकि कल्प गंगा नदी पर जो चमोली में है यहाँ पर है उर्गम परियोजना अगर आपसे पूछे चमोली में है, और अलकनंदा की जो सहायक नदी है कल्प गंगा, उस पर आपका उर्गम परियोजना है। सुरनीगाड़ परियोजना पौड़ी में नहीं है, सुरनीगाड़ नदी पर है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में यहाँ पर। जबकि झेलम तमक परियोजना आपका जाड़ गंगा पर नहीं है, ये पश्चिमी धौली गंगा चमोली में है, पश्चिमी धौली गंगा पर है और पश्चिमी धौली गंगा चमोली में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कथन आपका एक बच गया, ऑप्शन डी, देवसारी बांध आपका पिंडर नदी पर है भाई। ठीक है, चलो 56 क्वेश्चन देखना, राज्य में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू हुई। देखो राज्य में एक जिला दो उत्पाद योजना
अक्टूबर यानी कि 25 अक्टूबर 2021 की है। और यहाँ पर प्रत्येक जिले से दो दो उत्पाद रखे गए हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57। निम्न में से गलत कथन चुनना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो, आरोही योजना कब की है? 2002 की है। देवभूमि मुस्कान योजना शिक्षा से है, 2009 की है। स्कूल चलो अभियान 2001 का है। जबकि गलत कौन सा हो गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2009 का है, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 में आया था। चलो 58 देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सही कथन देखो कौन सा होगा। देखो, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, अगर ऐसे दिया होता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तब आपका आंसर 1902 होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? डीम्ड का इसका दर्जा कब दिया गया है? डीम्ड विश्वविद्यालय कब बनाइए, ठीक है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय बनाइए 1962 में, ठीक। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय, देखो डीम्ड दिया है यहाँ पर। अगर ऐसे दिया होता एफआरआई की स्थापना, तब आपका आंसर क्या होता है? 1906। लेकिन यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय एफआरआई कब बना था? 1991 में, ठीक है। ग्राफिक एरिया डीम्ड विश्वविद्यालय, देखो ग्राफिक एरिया की स्थापना हुई थी 1993 में, जबकि ये डीम्ड विश्वविद्यालय बना था 2008 में, ठीक है। तो यहाँ पर सही आपका कौन सा बच गया? ऑप्शन डी, हेमंती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय। देखो, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में, और इसके नाम के आगे हेमंती नंदन बहुगुणा कब जोड़ा गया था? 1989 को जोड़ा गया था। तब इसका नाम हो गया था कि हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। और इसको केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 2009 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 59। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी की नहीं है? देखो, हमारे राज्य में क्या है, मध्य गढ़वाल के क्षेत्र में, गढ़वाल या कुमाऊं के क्षेत्र में अलग अलग बोलियों को अलग अलग बांटा गया है। देखो, कुमाऊनी बोलियां अलग है, गढ़वाली बोली अलग है। तो कुमाऊनी यहाँ पर कैसी कुमाऊनी? देखो, कुमाऊनी बोली को भी 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में, ठीक है। 4 भाग यानी कि उत्तरी हो गया, उत्तरी कुमाऊनी में कौन सी बोली जाती है? पूर्वी कुमाऊनी वाली बोली कौन सी है, ठीक है। पश्चिमी कुमाऊं वाली बोली कौन सी है? और दक्षिणी कुमाऊं वाली बोली कौन सी है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पूर्वी कुमाऊनी पूछ रहा है। तो कौन सी भी नहीं है पूर्वी कुमाऊनी? देखो, अस्कोटी पूर्वी कुमाऊनी में आती है, सौर्याली आती है, ठीक है, और सीरियाली आती है। इसके अलावा एक और आती है कुमैया। कुमैया बोली भी पूर्वी कुमाऊनी में बोली जाती है। जबकि जोहारी जो बोली है ये आपकी उत्तरी कुमाऊनी में बोली जाती है, उत्तरी कुमाऊनी, ठीक है। उत्तरी कुमाऊनी में सिर्फ एक बोली है जोहारी, जबकि दक्षिणी कुमाऊनी में सिर्फ एक बोली है रचभैंसी बोली। रचभैंसी बोली बोली जाती है दक्षिणी कुमाऊनी में। जबकि आपका पश्चिमी कुमाऊनी में बोली जाती है। ध्यान देना कि जो पश्चिमी कुमाऊनी में जो बोली जाती है, खसपरिया बोली जाती है, पछाई बोली जाती है, गंगोई बोली जाती है और फल्दकोटी बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पश्चिमी कुमाऊनी की होगी, दक्षिणी कुमाऊनी की रचभैंसी होगी, पूर्वी कुमाऊनी की मैंने आपको बता दी, ठीक है। और उत्तरी कुमाऊनी की आपकी कौन सी बोली जाती है? जोराई बोली जाती है। चलो नेक्स्ट देखना, वन अनुसंधान केंद्र किस जनपद में स्थित है? देखो, वन अनुसंधान केंद्र आपका नैनीताल के हल्द्वानी में है, हल्द्वानी, ठीक है। और ये बना था आपका 2003 में, ठीक। जबकि देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान एफआरआई, ठीक है। एफआरआई कहाँ है आपका? देहरादून में है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोविंद बल्लभ पंत के संबंध में गलत है भाई, ठीक है। तो गलत छांटना आपको गोविंद बल्लभ पंत के संबंध में। तो यहाँ पर देखना, प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी 1914 में कांसीपुर में, ये सही हो गया आपका। इनका जन्म दिवस के इनके जन्म दिवस पर उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। इनका जो जन्म दिवस हुआ था 10 सितंबर को, उसमें क्या मनाते हैं? उत्तराखंड गौरव दिवस मनाते हैं। लाहौर कांग्रेस 1929 में अधिवेशन जो हुआ था, कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। देखो, लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें आपका गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया है? इसमें भाग नहीं लिया था, प्रतिनिधित्व नहीं किया था। कौन थे वो व्यक्ति? वो थे आपके हर्षदेव ओली, ठीक है। इन्होंने भाग लिया था इसमें, यानी कि गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी गलत हो गया आपका, ठीक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को किसकी उपाधि दी थी? हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी, ठीक है। और हिमपुत्र धरती पुत्र कहते हैं हेमंती नंदन बहुगुणा को, ठीक है। चलो, तो यहां पर कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन सी गलत हो गया यहां पर। नेक्स्ट देखना 63, हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज, सूरजमुखी की खेती आदि रचनाएं किसने की है? देखो, मोहनलाल बाबुरकर की है ये सारी की सारी रचनाएं, ठीक है। चंद्र कुंवर बरतवाल, ठीक। इन्हें हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष रखा गया है, समकक्ष, ठीक। इन्होंने एक कविता लिखी है हिमवंत कविता। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे हिमवंत कविता किसने लिखी है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? फिर आपका चंद्र कुंवर बरतवाल हो जाए। विद्यासागर नौटियाल भाई, विद्यासागर नौटियाल 1933 में इनका जन्म होता है टिहरी में, ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है यमुना के बागी बेटे,
बागी बेटे, ठीक है। इन्होंने आत्मकथा लिखी अपनी, ठीक, एक आत्मकथा लिखी इन्होंने, आत्मकथा किस रूप में, मोहन गाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा शीर्षक से इन्होंने एक आत्मकथा लिखी अपनी, ठीक है। इनकी और भी पुस्तकें हैं बहुत सारी, ठीक, जैसे मैं बताऊं मुक बलिदान है, उत्तर बयां है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, विद्यासागर नौटियाल की। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखना 64। गढ़वाल की पहली लेखिका, कवियत्री, समाज सेवी, विमान परिचालिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका विद्यावती डोभाल, ठीक है। सुशीला डोभाल उत्तराखंड की प्रथम कुलपति हो जाएगी, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति अगर पूछे सुशीला डोभाल। राधा भट्ट के बारे में आपने सुना होगा, खीराकोट जो खड़िया खनन के लिए आंदोलन हुआ था, राधा भट्ट ने उसका नेतृत्व किया था। दीक्षा बिष्ट ने एक पत्रिका निकाली थी विज्ञान प्रगति नाम से, ठीक है, विज्ञान प्रगति नाम से एक पत्रिका निकाली थी दीक्षा बिष्ट ने, और इन्हें विज्ञान श्री की भी उपाधि दी गई थी, विज्ञान श्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे विज्ञान श्री की उपाधि किसे मिली है राज्य में, तो आपका दीक्षा बिष्ट। चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है? पद्म भूषण पूछा है भाई, देखो भैरव दत्त पांडे को नहीं मिला है पद्म भूषण, इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण, इन्हें मिला है पद्म विभूषण 2000 में, ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में। बाकी सबको चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है पद्म भूषण 2005 में, ठीक है। कुंवर सिंह नेगी को 1990 में मिला है, जबकि अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में पद्म भूषण मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66। निम्न में से गलत कथन छानना है आपको, ठीक है। स्वच्छ गंगा मिशन कब का है, 2009 का है। स्पर्श गंगा अभियान 2009 का है। नमामि गंगे योजना, ये गलत हो जाएगा भाई। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 से हमारे राज्य यानी कि हरिद्वार जिले से शुरू किया गया था, ठीक है। बाकी गंगा एक्शन प्लान 14 जून 1985 का है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा कथन गलत है भाई, ठीक है। यहाँ पर छावनियाँ दी है, हमारे राज्य में कुल 9 छावनियाँ हैं। सबसे ज़्यादा छावनियाँ अगर पूछे आपका 11 है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड आता है 9 छावनियाँ। उसमें से देखो चक्राता छावनी 1966 में बनी। लंडोर छावनी गलत हो जाएगी भाई, लंडोर छावनी 1872 में। देखो परीक्षा वाणी के अनुसार ये, अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखें तो उसका आंसर कुछ और आता है, ठीक है। नैनीताल छावनी 1878 में बनी, और रानीखेत छावनी कब बनी है, 1869 में बनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही कथन चुनना है आपको यहाँ पे। सुषमा राणा क्रिकेट से नहीं है भाई, ये है आपका निशानेबाजी से, ठीक है। दूसरा वंदना कटारिया आपका है हॉकी से, ठीक है, जबकि हरीश बाकुनी आपकी जूनियर हॉकी से हैं, ये भी हॉकी से हैं। तो यहाँ पर सही छानना है, कमला रावत आपका जूडो से हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। राज्य के प्रथम व्यक्ति जो एवरेस्ट चोटी का आरोहण करने वाले कौन है भाई, व्यक्ति पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर है हरीश चंद्र सिंह रावत, और ये चढ़े थे 1965 में, ठीक है। ये अकेले नहीं चढ़े थे, इनका पूरा दल था यहाँ पर। बाकी दूसरा देखना, अगर पहली महिला पूछे राज्य की तो आपका कौन होगा फिर आंसर, बछेंद्री पाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, व्यक्ति पूछा है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र सिंह रावत। बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी, ठीक है। भारत की पहली महिला, उत्तराखंड की पहली महिला, विश्व की 5वीं महिला है जो यहाँ पर चढ़ी थी, ठीक है। चंद्रप्रभा ऐतवाल हमारे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला, नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला अगर पूछे 1981 में चढ़ी थी, ये चंद्रप्रभा ऐतवाल है। जबकि लवराज सिंह धर्मसक्तु, इन्होंने 7 अलग अलग चोटियों का आरोहण किया भाई, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखना, भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला और कौन सा उद्यान, बुरांश उद्यान बनाया गया आपका पिथौरागढ़ के मुंशियारी में, ठीक है। हल्द्वानी में आपका है भाई रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका, पॉलिनेटर पार्क, ठीक है। बाकी रानीखेत में आपका कैसा घास संरक्षण केंद्र है, ठीक। आपका माणा में आपका आर्किड संरक्षण केंद्र है माणा में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर बनाए गए हैं, उद्यान बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था कौन सा, हवलदार वाला, ठीक है, हवलदार प्रशिक्षक वाला, उस वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। चलो बाकी इसके बाद जीएस होगा, तो अगले सर आएंगे। अभी शुरू करते हैं जीएस के क्वेश्चन। तो 71 वाला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला है यहाँ पे बुध या मरकरी जिसे कहते हैं, ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये सही होगा।
यानी कि सूर्य के चारों ओर जब प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होगा तो वह क्या करेगा, सबसे कम समय में वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो आपने पढ़े होंगे कि जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा, बुध या मरकरी सबसे नजदीक होता है। और यानी कि यही क्या करता है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, तो ये सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। और ये कितने समय में करता है, तो मात्र ये 88 दिनों में ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। जैसे पृथ्वी का हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन वहां पे समय लगता है। तो ऐसे यहाँ पर सबसे कम समय में बुध यहाँ पे चक्कर लगाता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। तो यहाँ पर तापांतर पूछा गया, तापांतर यानी कि तापांतर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अधिक ताप और जो कम ताप है, तो इसका जो अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, तापांतर कहा जाता है। तो बुध ग्रह पर क्या होता है, दिन के समय यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, 400 से ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर चले जाता है। और जब रात का समय होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में यहाँ पे चले जाता है। तो यही जो अधिक टेम्परेचर और जो कम टेम्परेचर है, तो इसके बीच का जो अंतर होता है उसी को तापांतर कहा जाता है। तो बुध ग्रह पर ही सबसे ज्यादा क्या होता है, तापांतर, ताप का अंतर यहाँ पे पाया जाता है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा वाला है यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह बुध है, बुध नहीं है बल्कि कौन है, तो शुक्र या वेनस जिसे कहते हैं, यह क्या हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह यहाँ पे हो जाता है। तो शुक्र ग्रह में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 95 से 98% तक इतना वहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो ये तीसरा वाला यहाँ पे गलत होना था। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन से सही होंगे, तो 1 और 2 ही, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे। दूसरा वाला है यहाँ पे 72 वाला क्वेश्चन है, अरोरा। यहाँ पर है ये अरोरा बोरियोलिस, इसे कहते हैं अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस अरोरा। तो ये क्या है, तो पहला है यहाँ पे सूर्य पर होने वाले धमाके, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे चंद्रमा पर टकराने वाले उल्कापिंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य से आने वाली सौर ज्वाला है, तो ये यहाँ पर सही होना था, सी इसका राइट आंसर होना था। यानी कि ये कहाँ पर होती है, तो एक तो हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम उत्तरी ध्रुव में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र को अरोरा बोरियोलिस इसे कहा जाता है। और जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, तो यहाँ इसे कहा जाता है क्या, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो यानी कि ऊपर आर्कटिक क्षेत्र में इसे अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस यहाँ पे कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आता है या सूर्य के जो आवेशित कण हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे प्रतिक्रिया होने के कारण यानी कि एक अलग प्रकार की यहाँ पे प्रकाशीय घटना देखने को मिलती है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में और दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र में। तो इस घटना को यहाँ पर अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो उत्तरी क्षेत्र में बोरियोलिस और दक्षिणी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिस नाम से। तो यानी कि ये सूर्य से आने वाली एक सौर ज्वाला है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों से प्रतिक्रिया करने पर इस प्रकार की एक प्रकाशीय घटना यहाँ पे घटित होती है। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है इसमें 73 वाला है कि सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें सही मिलान करना है। पहला है सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो हमने आर्टिकल जो 16 है वहां पर लोक नियोजन के पदों में समानता पढ़ी है, तो वही है यहाँ पर सभी नागरिकों को अवसर की समानता। तो ये कहाँ पर होगी, तो अनुच्छेद 16 के फर्स्ट में। तो ये ए का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, ये विदेशी जो व्यक्ति भारत में रहे होंगे तो उनको ये प्राप्त नहीं होगा। तो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही अवसर की समानता या लोक नियोजन के पदों में समानता प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 के फर्स्ट में। दूसरा है यहाँ पे SC और ST के पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो ये हो जाएगा पदोन्नति में आरक्षण, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उनको नौकरी लगने के बाद जो प्रमोशन होते हैं तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था ये बाद में की गई थी। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट अनुच्छेद 16 के 4 16 4 के ए में।
तो यानी कि इसके लिए एक संविधान संशोधन होता है 77वां संविधान संशोधन 1995, और इसके तहत क्या किया जाता है, जो पदोन्नति में एससी और एसटी वर्ग है इनको आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान यहां पे किया जाता है। इससे पहले जैसे इंदिरा साहनीवाद अगर आपने पढ़ा होगा 1992 का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में यानी कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल जो नौकरी लगने के समय में ही यानी कि वहां पर आरक्षण दिया जा सकता है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो बाद में गवर्नमेंट ने एक संविधान संशोधन किया 1995 का, और इसके माध्यम से क्या किया, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान यहां पे संविधान में किया, एक अलग से आर्टिकल जोड़कर। अगला है सी का है, इसमें संसद के किसी क्षेत्र विशेष के लिए नियुक्ति के संबंध में कानून बना सकती है, तो इसका हो जाएगा 16 का 3। तो संसद यानी कि यहाँ पर राज्य शब्द लिखा गया होगा, वैसे राज्य क्या कर सकता है, किसी क्षेत्र विशेष या किसी राज्य में क्या कर सकता है, वहां के लोगों के लिए मूल निवास की अनिवार्यता वहां पे रख सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है, निर्मित कर सकता है। तो इसका होना था 16 का 3rd। तो यानी कि इनका अगर हम देखें तो फर्स्ट का है इसमें 2, सेकंड का इसमें 1 और थर्ड का हो जाएगा इसमें 3rd। तो 2, 1, 3 इसका राइट आंसर होना था, तो बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें 74 वाला क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा असत्य होगा, यहां पे कौन सा असत्य है। तो यहां पर अगर हम पहला देखें, इसमें राज्य सूची में 61 विषय है, तो ये सही हो जाएगा। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हो जाएंगे, तो 61 विषय यहां पर हो जाएंगे। अगर मूल संविधान में देखें तो वहां पर इसमें 66 यहां पर विषय होते हैं, वहां पर 66 विषय इसमें थे, लेकिन वर्तमान में ये 61 विषय यहां पर है, तो पहला कथन यहां पे सही हो जाएगा। दूसरा है, यहां पे संघ सूची में 97 विषय समाहित हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बताना है वर्तमान में, अभी वर्तमान में यहां पर क्या है, 97 नहीं है, बल्कि 97 की जगह यहां पर कितने हैं, तो यहां पर 100 विषय यहां पर हैं, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो यही हमें बताना था कि कौन सा सत्य होगा, तो बी यहां पर राइट आंसर होना था। अगला है सी, समवर्ती सूची में 52 विषयों से बनी है, तो ये यहां पर सही हो जाएगा कि वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और डी वाला इसमें मूल समवर्ती सूची में 47 विषयों से बनी थी, तो ये भी यहां पे सही हो जाएगा कि मूल संविधान में 47 थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर ये कितने हो गए हैं, 52 यहां पर हो गए हैं। तो इसका जो प्रावधान है, जो ये सूची में बांटा गया है, तो ये कहां पर बांटा गया है, तो 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका प्रावधान यहां पर किया गया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बी इसका राइट आंसर यहां पे होना था। अगला है 75 वाला क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है, ये अगर हम देखें कानून के समान समानता और संरक्षण, समानता और संरक्षण की जो बात है वो कहां पर होगी, तो वो अनुच्छेद 14 में लिखी गई है, अनुच्छेद 14 में। तो वहां पर दो चीजें हैं, एक है समानता की बात करता है, तो समानता वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, तो ये कहां से लिया है, तो ये ब्रिटेन से लिया है। और अगर हम संरक्षण प्रोटेक्शन की बात करें तो ये हमने कहां से लिया है, तो ये यूएसए से लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कहता है कि यानी कि जो ये संरक्षण वाला, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जो अलग अलग प्रकृति के अगर लोग हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन है, उनकी अलग है, तो फिर वहां पर उनको संरक्षण वहां पे दिया जा सकता है। तो ये हमने लिया है कहां से, यूएसए से। तो इसका आंसर होना था ए, अमेरिका इसका सही था। तो इस अवधारणा को सकारात्मक या पॉजिटिव अवधारणा माना जाता है, जबकि जो समानता वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से, तो इस अवधारणा को क्या माना जाता है, नकारात्मक अवधारणा इसको माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें 76 वाला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है, तो वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। तो सी इसका राइट आंसर होना था, पैटागोनिया का जो पठार हो जाएगा, ये इसका सही आंसर यहाँ पे होना था। तो ये कहाँ पर होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना और चिली वाला जो क्षेत्र है, अर्जेंटीना और चिली, तो इन क्षेत्रों में ये पठार होगा, पैटागोनिया का पठार। तो ये मुख्य रूप से जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, तो इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो ये खनिजों का भंडार इसे कहा जाता है पैटागोनिया का पठार। जैसे ब्राजील का पठार है, तो ये लो अयस्क हो गया है ना, लो अयस्क बॉक्साइड, अयस्क बॉक्साइड वगैरह, इनके लिए प्रसिद्ध यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था यहाँ पे सी। अगला इसमें 77 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलाना था। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, एक तरफ घास के मैदान यहाँ पे दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर सूचियां दे रखी हैं कि ये कहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, ये सारे के सारे जो घास के मैदान है, तो ये किस प्रकार के घास के मैदान है, ये सभी के सभी शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है, शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान। तो जैसे पंपाज है, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा पंपाज घास के मैदान, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। उसके बाद है पुस्तेज, तो ये कहाँ पे होंगे, तो ये हंगरी में है।
वेल्ड कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, और जो डाउन्स है तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो सभी के सभी ये शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इनका अगर हम क्रम देखें तो फर्स्ट का होना था 3rd, फिर सेकंड का 4, थर्ड का 2 और 1, तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर होना था। तो 3 4 2 1 यानी कि ए इसका राइट आंसर यहां पे होना था। अगला इसमें 78 वाला क्वेश्चन है, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो हमें यहां पे बताना कि लघु ज्वार भाटा कब आएगा। तो आपने ज्वार और भाटा पढ़ा होगा कि पानी जब ऊपर उठता है, पानी के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे बैठने को क्या कहते हैं, नीचे जब बैठेगा तो इसे कहते हैं भाटा। तो पानी यानी कि जो समुद्र का पानी है वो हमेशा एक जैसा स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे बैठता है। ऊपर उठने को इसे ज्वार कहा जाता है और नीचे बैठने को इसे भाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला है कि जब महाद्वीपों द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है उस कंडीशन में लघु ज्वार आता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि लघु ज्वार उस कंडीशन में नहीं आएगा। दूसरा है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम देखें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस प्रकार से ये कंडीशन बनेगी, यानी कि इसको कहते हैं क्या, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी वाली जो कंडीशन है, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको सिजगी कहा जाता है, या 180 डिग्री के जो एंगल में होंगे इसको सिजगी कहा जाता है। इस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है, इस ग्रहण में, इस कंडीशन में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ये वाली जब कंडीशन बनेगी यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो उस समय क्या होता है, उस समय उच्च ज्वार की कंडीशन बनती है, यानी कि जो ज्वार, जो पानी ऊपर उठता है वो सामान्य से और ऊपर अधिक उठ जाएगा। तो वो कंडीशन कब होगी, उच्च ज्वार वाली कंडीशन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, 180 डिग्री के एंगल में होंगे, तो उस कंडीशन में उच्च ज्वार आता है। यहां पर हमने लघु ज्वार या निम्न ज्वार की कंडीशन बतानी है, तो दूसरा वाला भी यहां पे गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है कि जब सूर्य, चंद्रमा विपरीत दिशाओं में होते हैं, तो ये भी यहां पर गलत होना था कि विपरीत दिशाओं में होते हैं। डी है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो यानी कि यहां पर इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, अगर यहां पर सूर्य है, इधर अगर हम देखें इधर पृथ्वी है, और इधर अगर हम देखें इधर चंद्रमा है, तो ये वाली जब कंडीशन बनती है, यानी कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, समकोण की कंडीशन जब बनती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य भी अपने और गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे लगाता है, अपनी ओर पानी को खींचने की कोशिश करेगा, और चंद्रमा भी अपनी ओर पानी को खींचने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में दोनों जगहों पे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो ये 90 डिग्री वाला जब एंगल बनता है, तो उस कंडीशन में जो ज्वार होता है वो पानी और ऊपर नहीं उठ पाता है, वो नीचे, सामान्य से नीचे, तो यानी कि यहाँ पर लघु ज्वार की कंडीशन वहां पर बनती है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होना था वो डी इसका राइट आंसर होना था, कि जब ये क्या होंगे, समकोण की कंडीशन में होंगे, तो उस समय क्या होगा, लघु ज्वार की कंडीशन वहां पे बनेगी। अगला देखते हैं, इसमें 79 वाला क्वेश्चन है। यहां पर है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र, हमें बताना है कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो लिग्नाइट कोयले की अगर हम बात करें, या कोयले अगर हम देखें, तो कोयला 4 प्रकार का यहां पे होता है। एक होता है एंथ्रेसाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है इसमें लिग्नाइट, और चौथा होता है इसमें पीट। तो यानी कि ये इसी प्रकार से इनका क्रम होता है। अगर हम देखें, सबसे निम्न क्वालिटी का होता है पीट, और सबसे उच्च क्वालिटी का हो जाएगा कौन सा, एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड के बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में बिटुमिनस प्रकार का ये सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है भारत में अधिकतर, तो ये दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी अगर हम देखें तो तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना था कि ये कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये नेवेली वाला जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में पड़ेगा, तो यही इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। सिंगरौली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ये पड़ेगा, यानी कि ये भी कोयला क्षेत्र है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था डी। अगला है 80 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है, ये राज्यों का हमें विचार करना है यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, और हमें यहाँ पर बताना है कि चावल उत्पादक जो राज्य है इनका हमें उपयुक्त सही आरोही क्रम। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आरोही क्रम होता क्या है, जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे आरोही और अवरोही में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम। तो यानी कि बढ़ता क्रम कैसे होगा, जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो छोटे से बड़े के लिए जब जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से बताना है कि यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो वो लास्ट में आएगा, जहां सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है वो सबसे लास्ट में आएगा। और इन 4 राज्यों में सबसे कम कहां पर होगा, तो वहां से हमें कम से अधिक के लिए लगाना है। तो अगर इनमें हम देखें तो इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, यहाँ पे सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है।
तो ये पश्चिम बंगाल तो क्या आ जाएगा, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखें, इसमें पश्चिम बंगाल फर्स्ट में है, सेकंड में भी पश्चिम बंगाल फर्स्ट में है, थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश चौथे में और थर्ड में आंध्र प्रदेश पहले दिया गया है। तो यानी कि ये दो वाले ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लास्ट में आना था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल इन दोनों इसमें तीसरे वाले में भी पंजाब है यहाँ पे लास्ट, और डी वाला अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे डी वाला अगर दिख रहा है तो डी यहाँ पर अगर हम इसको देखें इस प्रकार से तो पश्चिम बंगाल को लास्ट में आना था, तो पश्चिम बंगाल तीसरे में भी नहीं है तो चौथे में है, तो यानी कि यही इसका राइट आंसर हो गया। तो सबसे कम अगर इन चार राज्यों में देखें तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो ये आरोही क्रम यहाँ पे होना था। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में। तो ये इस प्रकार से राज्यों का क्रम भी है ये। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 81 वाला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार, यहाँ पे हमें बताना है जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वर्गों में कितने वर्गीकृत किया गया है, तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया होगा। तो यहाँ पर ये टोटल कितने भागों में होगा, ये 6 इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो किस प्रकार के यहाँ पे सड़कों की अगर हम बात करें तो एक होता है जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं ये बड़े बड़े महानगर शहरों को जोड़ने वाले जो होते हैं, तो एक तो होंगे नेशनल हाईवे। उसके बाद अगर हम देखें तो राज्य सड़कें या स्टेट हाईवे जिन्हें कहते हैं, राज्य सड़कें, स्टेट हाईवे, तो ये दूसरे नंबर ये हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें तो इसमें आ जाएंगे जैसे जिला सड़कें, जिला सड़कें। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें इसमें और क्या हो जाएंगे तो ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। और इसके अलावा इसमें अगर हम देखें 5वें नंबर पे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे सीमा जो सड़कें होती हैं या बीआरओ, जहाँ पर जिन सड़कों को देखता है, जो हमारे क्या होता है जो अलग अलग देशों से सीमा बाउंड्री वहाँ पे लगते हैं, तो सीमावर्ती सड़कें। और 6वें यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। तो ये 6 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे सड़कें यहाँ पे हो जाएंगे। तो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें कहा जाता है, तो ये बड़े बड़े महानगर शहरों को जोड़ते हैं। राज्य सड़कें अलग अलग राज्यों से, एक दूसरे राज्यों से या जिलों को राज्यों से अलग अलग शहरों से जोड़ते हैं। जिला सड़कें अलग अलग क्षेत्रों से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली होती हैं। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ने वाली जो सड़कें होती हैं। सीमावर्ती तो ये सीमा क्षेत्रों पर जो सड़कें होती हैं। और एक्सप्रेसवे यानी कि यहाँ पर 4 लेन 5 लेन इस प्रकार से अलग अलग ये चौड़ी सड़कें जो होती हैं, तो ये यहाँ पर एक्सप्रेसवे ये हो जाएंगे। तो 6 यहाँ पर होना था, इसका डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। 82 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला है यहाँ पर है इडुक्की। तो इडुक्की क्या है, ये तापीय शक्ति ग्रह, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। इडुक्की क्या है, एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पर होगी जल विद्युत परियोजना, तो ये है कहाँ पर, केरल में। और केरल में किस नदी पर है, तो नदी का नाम यहाँ पे हो जाएगा क्या, पेरियार नदी। तो पेरियार नदी पर क्या है, जल विद्युत परियोजना है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, न कि तापीय विद्युत ग्रह है। तो पहला वाला यहाँ पे गलत होना था। दूसरा है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कहाँ पर हो जाएगा जल विद्युत परियोजना, तो ये भी केरल में है, केरल में पंबा नदी पर। एक नदी है पंबा नदी, तो इस पंबा नदी पर क्या है, ये सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही है। तीसरा वाला है घाट प्रवाह परियोजना, तो ये घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना भी है और जल विद्युत परियोजना भी है। तो तीसरा वाला भी यहाँ पर क्या होना था, तीसरा वाला भी यहाँ पर सही होना था। तो ये कहाँ पर अगर हम देखें घाट प्रवाह परियोजना की बात, तो ये पड़ेगी कहाँ पे, ये कर्नाटक में, कर्नाटक में होगी, कर्नाटक में। और चौथा है इसमें रामगंगा या पश्चिमी रामगंगा परियोजना जो है, तो ये भी एक बहुउद्देश्य परियोजना है। और ये कहाँ पर होगी, ये उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित होगी। तो हमें इसमें से बताना था, ये यानी कि 2 और 3 और 4 ये यहाँ पर सही है, तो हमें सही सुमेलित वाला बताना था। तो इसका राइट आंसर होना था क्या, ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 83 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है। तो यहाँ पर हमें नदियों का सही क्रम बताना है। तो सबसे लंबी नदी जो भारत की है तो वो हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 2525। उसके बाद गोदावरी नदी आती है, ये दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी होती है और भारत की दूसरी हो जाएगी, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। कृष्णा नदी की बात करें तो ये लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और यमुना 1376 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई होगी। तो यानी कि यही इनका क्रम होना था कि सबसे लंबी नदी इनमें से गंगा नदी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर और यमुना। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है इसमें 84 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो
ये सारे के सारे बौद्ध धर्म, ये मौर्य वंश के शासक हैं ये, तो इनका हमें यहाँ पे बताना था कि कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये क्या होता है, ये जैन धर्म को अपनाता है, ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाता है और अंतिम समय में फिर कर्नाटक में शरण बेलगोला में जाकर वहां पर अपनी अंतिम सांस भी ये लेता है, तो ये जैन धर्म को अपनाता है। अशोक की बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। कलिंग युद्ध जब होता है तो कलिंग युद्ध के पश्चात वह बौद्ध धर्म को यहाँ पे अपना देता है, तो ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। बिंदुसार की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होगा और ये आजीवक संप्रदाय को यहाँ पे अपनाता है, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। और जो दशरथ है अशोक का पोता है, तो ये भी क्या अपना देता है, ये भी बौद्ध धर्म यहाँ पे अपना देता है। तो इसमें अगर हम देखें बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में, तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होना था, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि 2 और 4 यहाँ पे सही होंगे, तो डी इसका राइट आंसर होना था। अगला इसमें 85 वाला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो स्थल का बताना है, न कि हड़प्पा का बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो जो स्थल है तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर, ये पाकिस्तान में जो लरकाना जिला है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट जिला, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो स्थल। जबकि अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी के तट पे होगा, तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित। और सबसे पहले जो हड़प्पा जो ये स्थल है यही सबसे पहले इसमें खोजा जाता है 1921 में, और उसके अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो को यहाँ पर खोजा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 86 वाला है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हमें देखना था कि यहाँ पर पत्राचार विभाग कौन सा होगा। अगर हम इसकी बात करें दीवाने अर्ज, तो ये क्या था, ये एक प्रकार का सैन्य ये विभाग था, सैन्य विभाग। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बलबन के द्वारा ये बनाया गया था। दीवाने खैराज या दीवाने खैरात जिसे कहते हैं, दीवाने खैराज या दीवाने खैरात, तो ये क्या था, एक प्रकार का दान विभाग ये था, दान विभाग। और ये किसके द्वारा ढूंढा ये बनाया गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये बनाया गया था। दीवाने रसालत, तो ये क्या था, ये धार्मिक विभाग से संबंधित था, धार्मिक विभाग और विदेशी पत्राचार का विभाग भी ये था, धार्मिक विभाग और विदेशी पत्राचार का विभाग। और यहां पर अगर हम डी वाला देखें तो यही इसका राइट आंसर होना था। दीवाने इंसा क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक सैन्य यहां पर पत्राचार, राज्य पत्राचार विभाग हमें बताना था, तो यही यहां पर सही होना था कि ये क्या है, एक पत्राचार विभाग यहां पर होगा। तो डी इसका राइट आंसर होना था कि ये पत्राचार विभाग है, डी वाला, ठीक है। अगला देखते हैं 87 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट बाबर के उत्तराधिकारी था। तो यहां पर अगर हम बाबर की बात करें तो मुगल वंश का जो शासक होता है, संस्थापक होता है मुगल वंश का, तो वो संस्थापक यहाँ पे कौन हो जाएगा, बाबर ही इसका संस्थापक होता है। बाबर के बाद यहाँ पे बनेगा कौन, हुमायूं। हुमायूं के बाद यहाँ पे बनेगा कौन, अकबर। अकबर के बाद यहाँ पे बनेगा जहांगीर, और जहांगीर के बाद यहाँ पे बनेगा शाहजहां, और फिर बनेगा औरंगजेब। तो इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पे होना था। तो हमें बताना था कि कौन सा मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी होगा, तो बाबर का पुत्र जो हुमायूं होता है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 88 वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकआउट का नारा दिया गया था। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें, इसका जो गठन होता है साइमन कमीशन का गठन, तो ये 1927 में हो जाता है, ठीक है। और ये इस समय इंग्लैंड में इसका गठन वहां पर होगा। इसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य ये एक समिति होती है। तो 1919 का जो अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए अगले 10 वर्षों में इसे भारत में आना था। तो 1919 से अगले 10 वर्ष 1929 के लगभग इसे भारत में आना था, लेकिन उससे पहले ही इस प्रकार से एक कमीशन गठित किया जाता है 1927 में। और इसमें 7 मेंबर होते हैं और सभी के सभी इसमें क्या होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, सभी के सभी श्वेत लोग इसमें होते हैं, किसी भारतीय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए भारतीय लोगों के द्वारा इस कमीशन का विरोध यहाँ पे किया जाता है। और अगले वर्ष यानी कि 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचता है, बंबई पहुंचता है, और फिर इस साइमन कमीशन का क्या भारत में क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो यहाँ पर अब बाइकआउट का नारा दिया गया था, तो ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में ये दिया गया था। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था कि मद्रास अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1927 का, यहाँ पर अहमद अंसारी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो यहीं पर ये नारा बाइकआउट किया गया था। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला अगर हम देखें 1857 के विद्रोह की अगर यहाँ पर बात देखें,
1857 का जब विद्रोह होता है तो ये शुरुआत में इसका तत्कालीन कारण यही होता है, गाय और चर्बी लगे जो कारतूस होते हैं उनका प्रयोग करने से मना यहाँ पर जो सैनिक होते हैं मंगल पांडे, तो इनके द्वारा यहाँ पर मना कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, यानी कि बाद में यहाँ पर मंगल पांडे को फांसी की सजा यहाँ पर दी जाती है 9 अप्रैल 1857 को। तो यहाँ पर मंगल पांडे को बाद में फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये इनकी अगर हम बात करें ये किस नेटिव इन्फेंट्री के थे, एनआई के थे, तो ये 34 एनआई बटालियन के ये होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होना था। तो बाद में जब इनको फांसी दी जाती है तो अलग अलग सैनिक छावनियों में फिर इस क्रांति का विद्रोह वहां पर शुरू किया जाता है और फिर अंत में जो 1857 की जो क्रांति शुरू होती है तो वो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत यहाँ पे हो जाती है 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 90 वाला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की योजना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होना था 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2017। तो ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत अगर किसी की पहली बालिका होती है तो पहली बालिका पर क्या होगा, पहली पुत्री पर या पहली बालिका या पहली पुत्री पर क्या होगा, यहाँ पर 5,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। और अगर दूसरी भी पुत्री होती है तो दूसरी पुत्री पर यहाँ पर फिर कितना दिया जाता है, यहाँ पर 6,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है उसके जन्म पर। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो बेटी बचाओ उससे संबंधित है। तो 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत यहाँ पे होती। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर अधिकतम 18 से लेकर और 40 जो वर्ष के लोग हैं तो ये क्या कर सकते हैं, अपना जो खाता है जो ये पेंशन योजना है उस पेंशन योजना को शुरू कर सकते हैं। उस पेंशन योजना में जितनी आप वहाँ पे पैसा जमा करेंगे उसके आधार पे 60 वर्ष के पश्चात आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे पेंशन मिलेगी। और यहाँ पर 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं वही क्या कर सकते हैं, इस स्कीम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना था कि अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है, तो यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर है, तो डी इसका राइट आंसर होना था। अगला है 92 वाला क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन जो ये जीएसटीआई नंबर जो होता है, जीएसटी नंबर जिसे हम कहते हैं, तो इसका पूर्ण रूप क्या होना था? तो इसका पूर्ण रूप होना था गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका राइट आंसर होना था। और ये कितने नंबरों का होता है? तो इसमें 15 नंबर यहाँ पे होते हैं, 15 नंबर इस जीएसटी नंबर में यहाँ पर होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर था। अगला था 93 वाला क्वेश्चन है कि एक अक्षरांकीय कोड है, तो यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सा कोड होगा जो NIFT प्रणाली से सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो NEFT क्या है? यहाँ पर ये RBI के द्वारा ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यानी कि जो पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, तो वही है यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो फंड ट्रांसफर किया जाता है तो वही इसका पूर्ण रूप है NEFT का। तो ये RBI के द्वारा ये यहाँ पर जांच की जाती है कि आपके खाते में अगर कहीं दूसरी जगह से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहाँ पर विशिष्ट पहचान, वहाँ पर किस जो खाता होगा वो कौन सी जगह का है उसकी पहचान करने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे? तो IFSC, यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और इसकी पहचान ही RBI के द्वारा यहाँ पे की जाती है और फिर वहाँ पे फंड ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रत्येक जो बैंक होते हैं वहाँ का क्या होता है, अलग अलग IFSC नंबर वहाँ पर होता है। और ये टोटल कितने डिजिट का होता है? तो 11 अंक का ये नंबर होता है, IFSC जो कोड होता है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ए इसका राइट आंसर था यहाँ पे। अगला है इसमें 94 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो हमें यहाँ पे बताना है कि मानव पूंजी निर्माण का घटक कौन सा नहीं होगा। तो मानव पूंजी यानी कि शिक्षा पर अगर हम व्यय कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है, मानव का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो कुछ उसे नॉलेज मिल रहा है उस शिक्षा पर खर्च करने से, तो नई नई जानकारियाँ उसे मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होता है, इससे मानव पूंजी का निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरा है इसमें आधारभूत ढांचे पर व्यय, तो ये यहाँ पर इसमें नहीं होना था, यही इसका यहाँ पे गलत था
और हमें यही बताना था कि असत्य कौन सा होगा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जैसे शिक्षा पर व्यय होगा, कौशल प्रशिक्षण है, यानी कि कोई आप स्किल कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं तो उसको अगर आप सीखते हैं तो वो आपका कहीं दूसरी जगह भी वो काम आएगा, उससे आपका लेवल जो होगा वो बढ़ेगा और ज़्यादा आपकी मानव जो पूंजी है उसमें उसका विकास होगा और आपका जो सैलरी वगैरह या इस प्रकार से जो कार्य उसमें बढ़ोतरी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पर होता है कौशल प्रशिक्षण। इसके अलावा स्वास्थ्य पर व्यय, अगर आप स्वास्थ्य पर खर्चा कर रहे हैं तो उससे आपका क्या होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई भी काम करने के लिए आप सक्षम होंगे। उसके बाद तो कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, ये सारा के सारे मानव पूंजी के निर्माण के घटक ये हैं। जबकि आधारभूत ढांचे पर व्यय ये मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक यहाँ पर नहीं है। जैसे आप कोई नई सड़कें बना रहे हैं, कोई नई निर्माण कार्य वहाँ पे कर रहे हैं तो वो आधारभूत ढांचे पर व्यय मानव पूंजी का निर्माण नहीं होगा, तो ये भौतिक संसाधन हो जाएंगे, ठीक है, आधारभूत ढांचे वाले। तो इसका बी राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 95 वाला क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 96 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो कीबोर्ड क्या होगा? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है तो ए का 4 होना था। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है तो ये ए का बी का 2 होना था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ड्राइंग टूल ये होना था, थर्ड का फर्स्ट, और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये 4 का 3 होना था, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1, नहीं इसका हो जाएगा 4, उसके बाद 2 1 और 3, ठीक है, 4 2 1 3 इसका होना था, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था 4 2 1 3। 97 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तारीख को चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो ये चंद्रयान जो मिशन था भारत का, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में इसका वहां पे लैंडर था चंद्रयान का, विक्रम नाम से जो था, तो वो वहां पर उतरा था। तो ये 23 अगस्त 2023 को ये वहां पर पहुंचा था, जबकि 14 जुलाई 2023 को ये शुरू किया जाता है, ये इसरो के द्वारा ये मिशन, और इसका जो सफल लैंडिंग होती है वो 23 अगस्त 2023 को वहां पर हो जाती है। इसलिए उसके बाद प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाने की बात आई है कि 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 98 वाला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये मिशन यहाँ पर शुरू किया जाता है। 99 वाला क्वेश्चन है, बजट 25-26 में किस मंत्रालय में सबसे अधिक धन का आवंटन यहाँ पर होना था? धन का आवंटन कहाँ पर हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो खर्चा वो सी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे होना था। अगला है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल जीवन जो मिशन होता है ये 2019 से इसकी शुरुआत होती है, 2019 से शुरू हुआ था और ये 2024 तक इसे पूरा होना था, 2024 तक, लेकिन फिर अभी के बजट में इसे 2028 तक के लिए बढ़ाया गया, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो आज के लिए ये कंप्लीट हो गया है।